Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing very well. This is our fourth lecture of our online session of subject computer science, and the topic we are going to cover today is test data verification and validation. So before we start, first of all we consider our example which is on page number 22 of your book. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं एग्जाम्पल थी किस लिए, हम किस पर्सपेक्टिव में दी गई थी। इसमें हमारा एक टॉपिक था एल्गोरिदम एफिशिएंसी चेक करने का, जिसमें हमने कहा था कि इसके लिए 2 फीचर्स होने चाहिए। 2 फीचर्स आपने कंसीडर करने हैं। वो 2 फीचर्स कौन से हैं? फर्स्ट वन तो है कि उसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम होने चाहिए, और सेकेंडली क्या होना चाहिए, उसकी मेमोरी रिजर्व करने की जो मेमोरी स्पेस उसके लिए रिक्वायर्ड हो वो कम होनी चाहिए। ये दोनों फीचर्स अगर किसी भी एल्गोरिदम में हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो एल्गोरिदम क्या है, एफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ये चेक करेंगे कि उसकी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी कैसे हम देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल क्या है जी, लेट्स सपोज वी हैव 2 एल्गोरिदम्स टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 एल्गोरिदम्स हैं। फर्स्ट एल्गोरिदम के n स्टेप्स हैं, वेयर आर द अदर एल्गोरिदम्स हैज n स्क्वायर स्टेप्स। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास एक एल्गोरिदम में 3 स्टेप्स हैं, n मीन्स अगर 3 हैं तो 3 स्क्वायर मीन्स उससे जो दूसरा एल्गोरिदम है उसमें 9 स्टेप्स हैं, उससे डबल स्टेप्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा फॉर्मर होगा दैट मीन्स वो एल्गोरिदम जिसमें n स्टेप्स हैं हम कंसीडर करेंगे कि वो क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट है देन द लेटर वन। इस 9 स्टेप वाले से ये जो हमारा 3 स्टेप्स का एल्गोरिदम है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हमें ये कैसे कंप्यूट करेंगे, हम इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी फर्दर एक और एग्जांपल दी हुई है। एक क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 अप टू 99। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड करेंगे? इस प्रॉब्लम का आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें भी यही दिया हुआ है कि डिफरेंट माइंड्स के पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक सोल्यूशन हमारे पास है वो क्या है कि आप नंबर्स को ऐड करना शुरू करें 1 बाय 1 फ्रॉम बिगनिंग एंड देन कीप एडिंग टिल द एंड। मतलब आपने क्या किया, 1 में नेक्स्ट नंबर कौन सा ऐड किया, 2, फिर आपने क्या किया उसमें 3 ऐड किया, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेटर पे करते हैं। इस तरह आपने क्या किया 1 2 3 4 सारे के सारे नंबर्स को प्लस करते गए, कहाँ तक करते गए, टिल 99 इस नंबर तक। ठीक है, तो आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। एक तो ये सोल्यूशन बनता है, एक तरीका ये है। एक और मेथड कौन सा हो सकता है, अदर सोल्यूशन क्या है, दैट इज़ टू स्टार्ट मेकिंग पेयर्स। आप क्या बनाते जाएं, पेयर्स बनाते जाएं। किन का पेयर्स बनाएं, जिनको ऐड करने से 100 आता जाए। जैसे हमने यहाँ किया 1 और 99 को अगर हम प्लस करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, 100। यहाँ पे इसकी आउटकम हमारे पास क्या आएगी, 100। In the same way, when you will add 2 into 98, then the output will be 100. Same is the case here. 3 + 97, 100. 4 + 96, 100. 5 + 95, 100. इस तरह आप क्या करते जाएंगे, पेयर्स बनाते जाएंगे, और पेयर बनाते बनाते आपके पास 49 और 51 इनका पेयर जब आप बनाओगे तो ये क्या बनेगा, 100। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इन सारे पेयर्स को जिनको ऐड करने से 100 आता है, हम उन सारे पेयर्स को लेंगे, उनको काउंट करेंगे कि वो कितने पेयर्स हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, और उसके बाद उस रिज़ल्ट में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, 50। 50 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि 50 का किसी के साथ भी पेयर नहीं बना था। ठीक है, एक तो ये मेथड आ जाता है। इस तरह से भी आप उसकी ऐड फाइनल सम जो है 100 नंबर्स का, फर्स्ट 100 नंबर्स का आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा एक और सोल्यूशन क्या है, 3 सोल्यूशंस हो गए। एक सोल्यूशन हमें यहाँ मिला हुआ था, सेकंड सोल्यूशन यहाँ हमें नज़र आया, और थर्ड सोल्यूशन हमारे पास ये है। थर्ड सोल्यूशन क्या होता है कि आपने ये फॉर्मूला यूज़ करें तो आपको सम मिल जाएगा फर्स्ट 100 नंबर्स का। अब वो कैसे फाइंड करते हैं, इनमें n का मीनिंग क्या होता है, n होती है लास्ट टर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, 99। तो इसका मतलब है सोल्यूशन में इस फॉर्मूला में जब आप 99 पुट करोगे तो क्या आएगा, 99 × 99 + 1, और इस पूरे को आप डिवाइड कर दोगे 2 पे, तो आपके पास सम आ जाएगा कि इस 1 से 99 तक का सम क्या होता है। तो आपको ये एग्जांपल क्या चीज़ शो करती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं।
अब अगर आप इन अप्रोचेस को कंप्यूटर में यूज़ करो तो हो सकता है कि इनकी मेमोरी यूजेज डिफरेंट हो, नंबर ऑफ स्टेप्स डिफरेंट हो। जैसे अगर हम इस अप्रोच को यूज़ करते हैं तो ऐड करते 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 हमारे अगर एल्गोरिदम हम लिखें तो बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे, और इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे। इसमें स्टेप्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आपने सिंपली क्या लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है। तो हर एक मेथड डिफरेंट एरिया या डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी की, और डिफरेंट स्टेप्स, मल्टीपल स्टेप्स और डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स वो यूज़ करता है। तो इन्हीं की बेसिस पे हम क्या चीज़ डिसाइड करते हैं कि आपका एल्गोरिदम एफिशिएंट है या नहीं है। जैसे ये वाले अगर हम बात करें, अगर तो ये मेमोरी में स्पेस बहुत कम लेता है और स्टेप्स भी इसमें बहुत कम बनते हैं, दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा सबसे एफिशिएंट एल्गोरिदम होगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं और आपने क्या चीज़ यूज़ करना है, द बेस्ट वन एंड द एफिशिएंट वन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक विच इज़ टेस्ट डेटा। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमने देखना है वो कौन सा है, टेस्ट डेटा। कौन सा है जी, टेस्ट डेटा। अब आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया, मतलब आपने सॉल्यूशंस तो फाइंड आउट कर लिए। अब आपने क्या चेक करना है कि आपने जो सॉल्यूशन फाइंड किए थे वो करेक्ट भी थे या नहीं थे। अब उसकी करेक्शन हम कैसे चेक करेंगे, वी विल चेक दैट विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डेटा। ठीक है, हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग कैसे करेंगे उसके लिए हमें टेस्ट डेटा रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या दी हुई है कि आपने if you want to test the algorithm discussed earlier to find the largest among the three given numbers n1 n0 n1 and n2, then we need the three values। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने किस एल्गोरिदम की यहाँ बात हो रही है। इस एल्गोरिदम की बात हो रही है, ये आपकी बुक में है। फिफ्थ एल्गोरिदम था जिसके लिए जो किस चीज़ के लिए था, आपने फाइंड करने थे, आपको 3 नंबर्स गिवन होंगे और आपने उन 3 नंबर्स में से क्या चीज़ ट्रेस आउट करनी है, लार्जर वन। उसके लिए हमने नंबर्स कौन कौन से यूज़ किए थे, n0 n1 एंड n2, ये 3 नंबर्स इनपुट किए थे। तो आपने इन्हीं की इनपुट से इन्हीं को ही टेस्ट करना है कि आपका एल्गोरिदम प्रॉपरली उसकी फंक्शनिंग है या फिर नहीं है। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं, अब 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स उनकी जो वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे इसमें, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वो ज़ीरो भी हो सकता है इनफैक्ट। तो अगर हम सपोज़ कर लेते हैं कि n0 की वैल्यू आपने क्या पुट की, 5, n1 वैल्यू क्या पुट की, 15, n2 क्या पुट किया, 3। अब इसी तरह से अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो कि आपने डेटा टेस्ट किया ना, अब अगर आपको इसकी टेस्टिंग पे आपका एल्गोरिदम बिल्कुल ठीक वर्क करता है कि वो आपको लार्जर नंबर कौन सा दे, उसको कौन सा देना चाहिए, n1, दिस इज़ द लार्जर अमंग्स्ट दीज 3 नंबर्स। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि आपका डेटा या आपका जो सोल्यूशन था एल्गोरिदम का, या आपने जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट उसकी वर्किंग है, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो n2 3 इसको लार्जर शो करे, दैट मीन्स कि इसमें कुछ एरर्स हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी इसका आपने प्रॉपर सोल्यूशन, आपके जो माइंड में है लॉजिकल सोल्यूशन तो आपने ले लिया, लेकिन एक प्रॉपर सोल्यूशन फिगर आउट नहीं किया। अब इसी तरह से ये ले लें, इन एग्जांपल्स को ले लें, n0 इज इक्वल टू 27 है, n1 इज इक्वल टू -6 है, n2 इज इक्वल टू 35 है। अब इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखें तो क्या वही हमारे पास आंसर आता है, 5, 15 और 3। ये देखें, अगर हम इसको पुट करते हैं 5, 15 और 3, सबसे पहले उसने किसको सेट करना है, लार्ज टू n0, दैट मीन्स उसने पहले सेट कर दिया कि जी 5। अब 5 किसकी जगह पे आ जाएगा, इस लार्ज की जगह पे। n1 क्या है जी 15, और लार्ज आपने पीछे क्या सेट किया था, n0 के इक्वल सेट किया था ना, और n0 क्या है 5। सो इफ 15 इज ग्रेटर देन 5, तो फिर वो क्या करेगा, लार्जर किसको सेट कर देगा, n1 को। वो क्या कहेगा, कौन सा नंबर ग्रेटर है, 15। या आप इसकी वर्किंग चेक कर रहे हैं, आप इसको ड्राई रन करके देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इफ़ n2, अब आपने क्या सेट किया हुआ है, ये 15। अब अगर n2 लार्ज है, सेट लार्ज पे,
अब आपने क्या किया जी, n2 आपके पास क्या था 3, ठीक है। अगर तो वो ग्रेटर देन है आपकी लार्जर वैल्यू के, तो आपने क्या चीज़ सेट करना है कि जी फिर तो n2 लार्ज हो गया। अब न्यू इसकी जो सेट वैल्यू थी वो क्या थी 15। अब ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसको n2 के इक्वल सेट नहीं करेगा, मतलब वो यहाँ पे 3 स्टोर नहीं करेगा बल्कि उसमें क्या स्टोर रहेगा 15। और अब वो क्या करेगा, आउटपुट शो कर देगा लार्ज की विच इज़ 15। इसको 3 वो तब सेट करेगा जब आपकी ये जो वैल्यू है ये इससे ग्रेटर होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, वैल्यू को सेट नहीं करेगा बल्कि जो प्रीवियस वैल्यू थी उसी को ही आउटपुट की फॉर्म में शो कर देगा। तो ये इसकी वर्किंग मैथडोलॉजी होती है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। टेस्टिंग किस लिए होती है, टेस्टिंग पिन पॉइंट करती है या पॉइंट आउट करती है किस चीज़ को, डिफेक्ट्स को, कि कोई अगर एरर्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें कब वो प्रॉब्लम्स हुई हैं, ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। अगर आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ एरर्स फेस हुई हैं तो उस सॉल्यूशन में से उन एरर्स को रिमूव करने के लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ होती है वो आपने टेस्ट करना होता है। टेस्ट करेंगे ही तो ही आपको एरर्स का और डिफेक्ट्स का या जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं उनका पता चलेगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सॉल्यूशन। इफ वन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूजेस दैट सॉल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पसेस देन द कमर्शियल एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब सॉल्व करने वाले आप हैं, प्रॉब्लम एक कॉमन कस्टमर को प्रॉब्लम है ना, वो आपके पास लेके आते हैं क्योंकि आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हैं, आपसे वो कहते हैं जी मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके दे दें, आपने उसको दे दिया। अब क्या है, अगर वो आप उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, आपने उसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया तो क्या होगा, वो क्या करेगा, आप कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको लॉस फेस करना पड़ते हैं। जैसे अगर आपने क्या किया, एक सोल्यूशन एक फाइनेंस मैनेजमेंट को दिया, ठीक है, ओके, वो अपने बैंक्स में उसको यूज़ करें। अब अगर उसमें एरर आने लग जाएगा तो ऑब्वियसली उसको फाइनेंशियल लॉस होगा। अब अगर वो क्या करता है, आपने जो उसको सॉफ्टवेयर बना के दिया वो ऑटोमेटिकली उसको जो लोगों के अकाउंट्स हैं उसमें अमाउंट को सही तरह शो ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वो आपकी टोटल जो बैंक एसेट्स हैं उनको वो कम शो करेगा या ज़्यादा शो करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको लॉस हो सकता है। ज़रूरी नहीं होता है कि आपने हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन छोटे लेवल पे ही करना है, आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक और टेस्टिंग की एग्जांपल यहाँ दी हुई है, वो क्या है, अ कार इज़ डिलीवर्ड टू अ कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग, ठीक है, आपने उसको टेस्ट करने के बाद दी जाती है कस्टमर को, और लॉन्चिंग करने के टाइम पे हम उसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट भी किसके साथ होता है, विद अ रोबोट ड्राइवर, ठीक है, हु हिट्स द कार विद द वॉल। इट इज़ यूज टू टेस्ट मोर ओवर इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर द एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम्स आर फंक्शनिंग और नॉट। क्योंकि अगर आप इसमें एक इंसान बिठा के अगर ड्राइविंग प्रैक्टिस कराएंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने रोबोट्स के साथ उसको प्रॉपरली देंगे, अदरवाइज आपकी मार्केट में आपकी अपनी जो होती है वैल्यू, जो आपकी वर्थ होती है आपकी प्रोडक्ट की, वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो इट ऑल्सो अलाउज द कार डिज़ाइनर्स टू सजेस्ट फर्दर सिक्योरिटी मेजर्स। अगर उसकी टेस्टिंग के टाइम पे कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, आप उनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और इस तरह से जो डैमेज के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो दिस टेस्ट कैन हेल्प टू मेक अ कार सेफ। इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि टेस्टिंग से क्या होता है, आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें आपने इतनी सारी एग्जांपल्स याद नहीं करनी है, आपने सिर्फ इसकी टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस देखनी है अच्छी तरह से कि आपको क्यों चाहिए होता है। किसी एक एग्जांपल के साथ आपने बस उसको शो कर देना, उसको भी आप अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि टेस्टिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। अब creation of proper and sufficient test data is one of the key activities to improve the quality of a solution। कि किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं,
इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। और टेस्टिंग के लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है कि आपके पास टेस्ट डेटा हो, जिसके थ्रू आप क्या करें, उसको टेस्ट करें। अब टेस्टिंग डेटा की भी टाइप्स होती हैं कि आप किस किस तरह के आपको टेस्ट डेटा रिक्वायर्ड है। तो टेस्ट डेटा में सबसे पहले क्या है, वैलिड टेस्ट डेटा, कि आपके पास जो डेटा हो वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आप इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज़ आपके पास क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, किस रेंज में है, 1 to 100 की रेंज में। आपने जो भी नंबर था आपने उसको सेट किया था कि 1 से 100 तक की रेंज में होना चाहिए। अब जब आप जो भी वैल्यूज़ 1 to 100 की रेंज में उसको पुट करेंगे, सपोज़ आपने उसको 2 पुट करके दे दिया, 52 पुट करके दे दिया या 54 पुट करके दे दिया, दैट मीन्स ये सारे का सारा क्या है, ये वैलिड टेस्ट डेटा है। क्यों वैलिड है, क्योंकि ये उसी रेंज में लाई करता है, 1 to 100 की रेंज में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ द टेस्ट डेटा दैट कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिदम, कि वो एल्गोरिदम की जो इनपुट रिक्वायरमेंट है उनके अंदर उसमें उसी में फॉल करे। लेकिन अगर वो उसमें फॉल नहीं करता, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा डेटा है, इनवैलिड टेस्ट डेटा है। ठीक है, अब इनवैलिड कैसे होगा, सपोज आपने क्या किया, रेंज क्या थी 1 to 100, आपने क्या उसको पुट कर दिया 110, तो इसका मतलब क्या है, ये इनवैलिड टेस्ट डेटा है, ये तो उसकी रेंज से ही एक्सीड कर रहा है। जैसे अगर आपके पेपर में मार्क्स होते हैं, आपका पेपर है 75 मार्क्स का, अब ये तो नहीं होता कि आपके 76 मार्क्स लग जाएंगे, 78 मार्क्स लग जाए। आप क्या करेंगे, उसकी एक रेंज स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस रेंज के अंदर नंबर्स होने चाहिए, इस रेंज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर वो उस रेंज के अंदर ही है, उसी के इनसाइड लाई करते हैं, दैट मीन्स वो वैलिड टेस्ट डेटा है, अदरवाइज क्या है, वो इनवैलिड टेस्ट डेटा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक और चीज़, और वो क्या है, बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़। बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़ अब क्या होती हैं, आपने अपने सोल्यूशन को टेस्ट करना होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, अब हम इसको यहाँ से एक पॉइंट से क्लियर करते हैं। एक देखते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, मिनिमम है, आपने या तो उसको मिनिमम पे चेक करना है या फिर उसको अबव मिनिमम चेक करना है। एक नॉमिनल वैल्यू पे चेक करना है या फिर बिलो मैक्सिमम वैल्यू पे चेक करना है और मैक्सिमम पे चेक करना है। जैसे कि हमारे पास जो मिनिमम रेंज हमने उसको क्या बताई थी, 1 to 100 की। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 100। ठीक है, नॉमिनल मतलब जो मिड की जो वैल्यूज़ हैं वो नॉमिनल वैल्यू क्या हो गई 50 हो गया। क्लियर। अब यहाँ से आप मिनिमम को जब ऐड अप करते जाओगे तो वो इसकी तरफ मूव करेगा, मैक्सिमम को जब आप रिड्यूस करते जाओगे तो वो इसकी तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने सिर्फ ये पॉइंट्स चेक कर लेने हैं, अगर वो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको बिल्कुल मीट कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही टेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही फाइंड आउट किया, आपने उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये चेक कर लें कि आपका जो सिस्टम है वो एंटरिंग डेटा पे किस तरह से रिएक्ट करता है अगर आप उसमें इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऐड कर देते हो। तो जैसे अगर आपने डेट का उसमें फॉर्मेट रखा हुआ है, ये पहले डे हो और फिर 2 डिजिट्स में आपका मंथ हो और ये भी हो 4 डिजिट्स में। ठीक है, तो अब अगर आपने सेट तो फॉर्मेट ये किया था लेकिन आपने एंटर क्या चीज़ कर दी, इसको किया, ये तो 5 कर दिया, इसको आपने 4 कर दिया और इसको क्या कर दिया 92। तो ऐसी सिचुएशन में या 96 कर दिया, या ऐसी सिचुएशन में सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। आपने ये नहीं करना हमेशा वैलिड डेटा पुट कर करके देखना है, आपने उसमें रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स के साथ भी देखना है कि आपका सिस्टम अगर रॉन्ग इनपुट आप करते हो तो उस पर कैसे रिएक्ट करता है। मतलब आपने इनपुट सेट की थी कि हमारी अल्फ़ाबेट आएगी, कि जब भी आप यूज़र से पूछोगे तो आपको अल्फ़ाबेट्स एंटर करके देगा, लेकिन अगर यूज़र क्या करता है वो नंबर्स ऐड कर देता है उसकी जगह पे 1 2 पुट करने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो सिस्टम है वो कैसे रिएक्ट करेगा ये भी चेक करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा होता है एब्सेंट डेटा।
अब एब्सेंट डेटा क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सोल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। अगर आपने उससे 3 नंबर पूछे थे, जैसे हमने पीछे एल्गोरिथम किया था जिसमें उसने कितने नंबर बताने थे, हमें 3 नंबर्स बताने थे। आप पूछे उसे 3 जा रहे हैं, लेकिन यूज़र क्या एंटर कर रहा है? सिर्फ 2 नंबर्स एंटर कर रहा है, 1 और 2, ये 2 नंबर्स ने ऐड कर दिए, तीसरा नंबर वो ऐड ही नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू क्या है? एब्सेंट है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? ऐसी सिचुएशन में सिस्टम की रिएक्शन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे क्या थे? टेस्ट डेटास थे। टेस्ट डेटा में कौन कौन सा था? वैलिड टेस्ट डेटा है, इनवैलिड टेस्ट डेटा है, बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़ हैं, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स हैं और एब्सेंट डेटा है। अब हमने ये देखना है उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कैसे करनी है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने चेक करना है सोल्यूशन, इफ़ द सोल्यूशन इज़ एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिज़ाइंड, कि जिसके लिए आपने बनाया था क्या वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब आपने जिस चीज़ के लिए बनाया है आपने उसके लिए उसको वेरीफाई करना है कि उसके लिए बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर आपने उसको ऐड करने के लिए बनाया है तो आपने ये देखना है वो ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आपने चेक करना है कि सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सोल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, देन वैलिडेशन मीन्स टू नो वेदर इट इज़ फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और नॉट। ठीक है, वो सही चीज़ फाइंड कर रहा है या नहीं, फाइंड तो कर रहा है, वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा, ये देखना कि वो कर रहा है, ये क्या होता है? वेरिफिकेशन। और ये देखना कि वो सही फाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा, वो क्या होगी? उसकी वैलिडेशन। अगर सोल्यूशन वेरीफाइड है तो देन इट इज़ वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डेटा। पहले आपने ये देखना है अगर वो वेरीफाइड है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक सोल्यूशन फाइंड कर रहा है, वो सोल्यूशन फाइंड कर रहा है, तो फिर आपने ये देखना है कि वो ठीक से फाइंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। और वैलिडेशन कैसे होती है कि किसके थ्रू होती है? विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डेटा। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ दी हुई है, लेट्स अज्यूम दैट यू गो टू द पिज़्ज़ा शॉप एंड ऑर्डर अ चिकन पिज़्ज़ा, यू स्टेट योर रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी लेस स्पाइसी। ठीक है, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका टेस्ट भी क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। जब पिज़्ज़ा आता है तो आपने देखा कि क्या है? वो चिकन पिज़्ज़ा है। ये आपने क्या चीज़ की? उसकी वेरिफिकेशन। ये आपने देखा है कि जिस पर्पज़ के लिए या जो उसके लिए भी आप बनाया था वो कर रहे हैं। नाउ व्हेन यू ईट द पिज़्ज़ा यू कैन चेक वेदर इट इज़ लेस स्पाइसी और नॉट। अब आपने फर्दर उसकी चीज़ें देखनी है कि वो चीज़ें उसकी फंक्शनिंग फर्दर भी है या नहीं। अब आपने ये देखना था लेस स्पाइसी है या फिर नहीं है, अच्छा टेस्ट है या नहीं है, तो ये क्या होगी? उसकी वैलिडेशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, वो क्या है जी? लेट्स अज्यूम दैट यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक्स एज इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, द एल्गोरिथम शुड डिस्प्ले द लिस्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको उसने कुछ भी रैंडमली कुछ नंबर्स दे दिए और आपने ये चीज़ चेक करनी है कि वो रैंडम दिए हुए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे। अब आपने क्या किया? अपनी टीचर को सबमिट करा दिया वो टेस्ट जो भी आपने एल्गो राइट किया था। सो योर टीचर प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स टू द एल्गोरिथम। आप उसमें वो लिस्ट ऑफ डाटा एंटर कर करके, जैसे हमने पीछे लार्जर नंबर का चेक किया था, आपने उसको चेक करना है। जब आप उसमें डिफरेंट नंबर्स को ऐड कर करके देखेंगे तो ये क्या हो गया? ये वेरीफाई हो गया। अब आपका एल्गोरिदम अगर येस और नो में आंसर डिस्प्ले करता है या कुछ और डिस्प्ले करता है, इसका मतलब है ये वेरीफाइड नहीं है। इफ योर एल्गोरिदम इज वेरीफाइड योर टीचर्स मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेशन। ठीक है, पहले तो वो ये चेक करेंगी कि आप डिफरेंट नंबर्स वो लेता है या नहीं लेता। उसके बाद वो क्या चीज़ चेक करेंगी कि वो प्रॉपरली ऑर्डर में भी है या फिर नहीं है, कोई एलिमेंट मिसिंग तो नहीं है। ये क्या होगी? उसकी वैलिडेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।